आज जो है हम जो टेस्ट ले रहे हैं वो सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आज टेस्ट है हमारा। अब इसमें देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है, नीचे दिए गए जिनमें से एक कथन ए और दूसरा कथन कारण आर कहा गया है। कथन ए, यद्यपि 1947 के बाद की अवधि में भारत की राष्ट्रीय आय कई गुना बढ़ गई है, परंतु प्रति व्यक्ति आय स्तर में कोई सुदृढ़ सुधार नहीं हुआ है। सही है। भारत की जनता का काफी बड़ा भाग अब भी गरीबी रेखा के नीचे रह रहा है। देखिए ये जो है इसमें आंसर बन रहा है हमारा, देखिए वो बनेगा बी। ए आर दोनों सही है पर व्याख्या नहीं है, ये आंसर बन जाता है हमारा बी। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है, भारत में ग्रामीण आय प्राय नगरीय आय से कम है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण जिम्मेदार है। अब देखिए किसान भारत में बहुत बड़ी संख्या में निरक्षर हैं और वैज्ञानिक दृष्टि कृषि के बारे में उनका ज्ञान नगण्य है। विनिर्मित उत्पादों की तुलना में प्राथमिक उत्पादों का मूल्य कम होता है। यद्यपि उद्योगों में निवेश की तुलना में कृषि में निवेश कम हुआ है। नीचे दिए गए कोट की सहायता से उत्तर बन गए। अब देखिए इसमें आंसर बनेगा हमारा जो बनेगा वो ए। 1 2 3 तीनों सही हैं, इसका आंसर बनेगा हमारा ए। अब देखिए हमारा जो है, भारत की जितने 72% जनसंख्या गांव में निवास करती है, जिसका मुख्य व्यवसाय कृषि है। और ये जो तीनों विकल्प हैं ये मतलब जो है देखिए इनमें कारणहीन, तीनों विकल्प कारणहीन। कृषि में उत्पन्न आय अपेक्षा कम है, यही कारण है कि ग्रामीण आय नगरीय आय की अपेक्षा कम है। देखिए इसमें देखिए हमारा जो आंसर बन जाता है ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारणों में से भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर धीमी है। देखिए प्रति व्यक्ति जो है इसमें देखिए हमारा जो है ऊंची पूंजी उत्पादन अनुपात, जनसंख्या वृद्धि दर, पूंजी निर्माण की ऊंची दर, वित्तीय घाटे का उच्च स्तर। देखिए ऐसा बनेगा हमारा 1 और 2 ये सही है, इसमें आंसर बनेगा हमारा डी आंसर। अब देखिए अगर हम बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की जो है प्रति व्यक्ति आय धीमी वृद्धि के 2 प्रमुख कारण हैं। एक तो हमारा है उच्च पूंजी उत्पादन अनुपात यानी कि कैपिटल आउटपुट रेशो, तथा जनसंख्या में तीव्र वृद्धि है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण जीडीपी में वृद्धि के बावजूद भी प्रति व्यक्ति आय उस अनुपात में वृद्धि नहीं होती है, परंतु पुनः कैपिटल आउटपुट रेशो या कह सकते हैं हम जो है पूंजी उत्पाद अनुपात ऊंची होने के कारण प्रति व्यक्ति इकाई उत्पादन में लागत बढ़ती है। फलस्वरूप जीडीपी में तीव्र वृद्धि नहीं होती है, जिसकी परिणति प्रति व्यक्ति आय निम्न वृद्धि होती है। देखिए आंसर बनेगा डी। नेक्स्ट, भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर कम होने का कारण है। देखिए इसमें देखिए हमारा जो है ये बनेगा हमारा ऊंची जन्म दर, विदेशी सहायता का निश्चित स्तर, नीचा पूंजी उत्पादन अनुपात, ऊंचा पूंजी उत्पाद अनुपात। इसका बनेगा देखिए हमारा डी, यानी हमारा डी आंसर बन जाता है इसका जो है, ये हो गया डी। अब देखिए हमारा जो है ऊंची मतलब जो है पूंजी उत्पाद अनुपात यानी COR भी कह सकते हैं इसको, प्रति इकाई उत्पादन के लिए अधिक पूंजी मात्रा की आवश्यकता को प्रदर्शित करता है। वहीं पर भारत में विकास दर की अपेक्षा स्तर को न प्राप्त करने का एक प्रमुख कारण ऊंची पूंजी उत्पाद अनुपात है। इसका मतलब देखिए आंसर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शामिल नहीं है। आप देखिए इसमें शामिल नहीं, देखिए इसमें जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, सामाजिक असमानता, प्रौढ़ निरक्षरता, यानी इसमें सी नहीं बनेगा, यह आंसर बन जाता है हमारा सी। अब देखिए इसमें जो है सी का देखिए हम करते हैं, यूएनडीपी ने सर्वप्रथम 1990 में
मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की। एसडीआई 3 तत्वों को मिलाकर बनाया गया है, यानी कि मानव विकास रिपोर्ट। एक, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, दूसरा शिक्षा का स्तर, और तीसरा हमारा जीवन स्तर। इन तीनों को मिला के देखिए हमारा ये एसडीआई बना है। इसका आंसर बनेगा हमारा सी। नेक्स्ट, हरित सूचकांक ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया था? अब देखिए इसमें जो है हमारा विश्व बैंक के पर्यावरणीय और सामाजिक सुस्थिर विकास प्रभाग, यानी कि वर्ल्ड बैंक एनवायरमेंटल एंड सोशली सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिवीजन, इसका आंसर बन जाएगा हमारा ए, यानी हमारा इसका ए ही आंसर बन जाएगा। देखिए अब इसमें देखिए विश्व बैंक का पर्यावरण और सामाजिक सुस्थिर विकास प्रभाग जो बनाया गया था वो मतलब देखिए हमारा जो है हरित सूचकांक जो बनाया गया इससे बनाया गया है। अब इसमें देखिए हमारा जो है मतलब कह सकते हैं विश्व बैंक के पर्यावरणीय पोषक विकास खंड, या कह सकते हैं ESDP यानी इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिवीजन ने देश के आकलन के लिए एक नया सूचकांक विकसित किया जिसे हरित सूचकांक कहा जाता है। हरित सूचकांक के आधार पर प्रति व्यक्ति संपत्ति को मापा जाता है। मतलब समझिए जो है हमारा जो है ESDP ने देश की संपत्ति के आकलन के लिए एक सूचकांक विकसित किया जिसका नाम है हरित सूचकांक कहा गया है। हरित सूचकांक के आधार पर प्रति व्यक्ति की संपत्ति को मापा जाता है। मतलब देखिए हमारा ए आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एनर्जी स्टैटिक्स नामक प्रकाशन को समय समय पर निकालता है? अब देखिए इसमें देखिए ये बनता हमारा केंद्रीय संख्यांकी संगठन यानी सेंटर स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये बनेगा हमारा डी, इसका डी आंसर बन जाता है। अब देखिए हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा पद राष्ट्रीय आय निरूपित करता है। देखिए हमारा अब राष्ट्रीय आय की बात करते हैं। देखिए एनर्जी स्टैटिक्स नामक प्रकाशन को केंद्रीय संगठन CSO समय समय पर प्रकाशित करता है। इसका आंसर बनेगा हमारा सी, यानी बाजार की कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर सब्सिडी जोड़कर जो है। अब देखिए हमारा जो है ये आपका सी आंसर बन जाता है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं इसकी जो है मतलब जो है हम साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी NNP फैक्टर प्राइस राष्ट्रीय आय को व्यक्त करता है। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि GNP मार्केट प्राइस में से मूल्य ह्रास या डेप्रिसिएशन घटाने पर बाजार कीमत का पर NNP यानी कि निवल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। पुनः NNP मार्केट प्राइस में से निवल अप्रत्यक्ष कर के घटाने पर साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी NNP फैक्टर प्राइस प्राप्त होगा जो राष्ट्रीय आय को निरूपित करता है, यानी कि निम्न रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब समझिए हमारा देखिए एक तरह से देखिए हमारा राष्ट्रीय आय यानी NNP राष्ट्रीय नेशनल इनकम फैक्टर प्राइस यानी कि GNP मार्केट मूल्य मार्केट प्राइस माइनस मूल्य ह्रास माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी, यह आ जाता है। देखिए इसका आंसर बनेगा डी। नेक्स्ट देखिए हमारा भारत में तृतीय क्षेत्र यानी टेरिटरी सेक्टर में सम्मिलित होता है। अब इसमें देखिए हमारा जो है वो बनेगा हमारा व्यापार परिवहन वित्त और वास्तविक स्थावर संपदा वाणिज्य व्यय, मतलब 1 और हमारा 2 यानी आंसर हमारा बी आंसर बन जाएगा। ये हमारा बी आंसर बन जाता है। देखिए अब देखिए अगर हम बात करते हैं तृतीय क्षेत्र की बात करते हैं। देखिए तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत हमारा जो है वो व्यापार परिवहन और मतलब देखिए हमारा जो है संचार बैंकिंग बीमा वास्तविक संपत्ति सार्वजनिक परिवहन आदि आते हैं। वहीं पर देखिए हम बात करते हैं देखिए हमारा नेक्स्ट इसके बाद देखिए है
ये आंसर बनेगा बी। नेक्स्ट, एक खुली हुई अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय वाई है, यानी कि CIGXM क्रम से अर्थ है उपभोग, निवेश, सरकारी खर्च, कुल निर्यात और कुल आयात। अब इसमें देखिए आंसर बनेगा हमारा देखिए y = CI + G + X - M। अब देखिए यहां पर जो है हमारा y का मतलब होता है राष्ट्रीय आय, और C का मतलब होता है उपभोग व्यय, और I का मतलब है निवेश व्यय इन्वेस्टमेंट, और G का मतलब है सरकारी खर्च, तथा X - M निर्यात और आयात का अंतर। इसका अंतर बनेगा हमारा C, यानी ये बनेगा हमारा C। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किया गया है। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन देखिए हमारा जो है ये गया दादा भाई नौरोजी ने, मतलब जो है इसका आंसर हमारा ये बी बन जाता है। अब देखिए सर्वप्रथम की बात करते हैं हम जो है दादा भाई नौरोजी ने 1868 में राष्ट्रीय आय का मापन किया था, और उस समय भारत की राष्ट्रीय आय जो है भारत की आय विश्व की कुल आय का 12.2 या 12.2% था। अब देखिए इसका आंसर बनना है, देखिए हमारा ये बनेगा हमारा बी आंसर बन गया। नेक्स्ट, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना होती है, देखिए हमारा जो है ये होता है हमारा केंद्रीय संख्यांक संगठन यानी कि डी द्वारा। ये आंसर हमारा डी हो गया। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है भारत में राष्ट्रीय आय का प्रकलन किया जाता है। अब देखिए भारत में राष्ट्रीय आय का प्रकलन की अगर बात करते हैं, देखिए हमारा जो है अनुमान जो लगाया जाता है वो हमारा राष्ट्रीय आय से आशय किसी भी अर्थव्यवस्था में एक विशेष समय या विशेष अवधि, साधारणतः 1 वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुएं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से है। यानी भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय संख्यांक संगठन या CSO द्वारा मापी जाती है। इसका आंसर बन गया हमारा डी। नेक्स्ट, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड उसका देखिए हमारा देखिए है ये हमारा प्रति व्यक्ति आय की वास्तविक आय यानी डी। अब देखिए अगर हम बात करते हैं किसी भी देश की जो है आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड जो होता है प्रति व्यक्ति की वास्तविक आय, मतलब यह प्रति व्यक्ति वास्तविक आय का मतलब समझिए एक तरह से किसी भी देश की राष्ट्रीय आय को देश की जनसंख्या से अगर हम भाग दे देते हैं या डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास प्रति व्यक्ति आय वास्तविक आय आ जाती है। मतलब समझिए आप जो किसी भी देश की राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति वास्तविक आय आ जाती है। नेक्स्ट इसका बनेगा डी आंसर हमारा। नेक्स्ट देखिए हमारा भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है, यानी किसे बताना भारत में नए क्षेत्रों में कौन सा एक क्षेत्र सर्वाधिक बचत में योगदान देता है। देखिए हमारा जो है ये बनेगा घरेलू क्षेत्र यानी कि सी आंसर। अब देखिए अगर हम बात करते हैं देखिए मतलब जो है इसमें जो है घरेलू क्षेत्र का जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान होता है दिक्कत ये है। अब देखिए जो है इसका जो है आंसर बना हमारा देखिए ये बना सी। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन के सुझाव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए अमर्त्य सेन के इसका देखिए हमारा आंसर बनेगा इसमें देखिए हमारा इससे वस्तु उन्मुख होना चाहिए, इसमें जन उन्मुख होना चाहिए, सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए, उसके बाद विश्व की अर्थव्यवस्था में इसके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए। अब देखिए इसमें आंसर बन जाता है देखिए हमारा जो है वो बन जाता है हमारा बी, यानी कि ये हमारा बी आंसर बन जाता है, फर्स्ट नहीं होगा। अब देखिए जो है अमर्त्य सेन की अगर हम बात करते हैं, अमर्त्य सेन कल्याणकारी अर्थव्यवस्था संबंधित थे। इनके अनुसार आर्थिक विकास का मुख्य लक्ष्य मानवीय विकास
और इसी दृष्टिकोण के कारण अमर्त्य सेन ने भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में ये मतलब देखिए हमारे जो है 2, 3, 4 अब इनकी सिफारिश की है। इसका आंसर बन गया हमारा बी। नेक्स्ट, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था देखिए हमारा एक इसमें सार्वजनिक से उन्हीं क्षेत्र का सह अस्तित्व। देखिए मिश्रित का मतलब है जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करते हैं। मतलब समझिए हमारा देखिए आंसर हो जाता है ए। इसका आंसर ए आंसर बन जाता है हमारा। अब देखिए अगर हम बात करते हैं जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र दोनों क्षेत्र उपस्थित पाए जाते हैं या उपस्थित होते हैं, अर्थात दोनों का सह अस्तित्व पाया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है हमारी वो मिश्रित अर्थव्यवस्था, क्योंकि इसमें सार्वजनिक और निजी दोनों का अहम रोल है, दोनों का अस्तित्व है। अब इसका आंसर देखिए हमारा बना है ए। नेक्स्ट, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। भारत में जो नियोजित अर्थव्यवस्था वो आधारित है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर, यानी कि हमारा डी आंसर बनेगा। देखिए अभी है। अब संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत नियोजित अर्थव्यवस्था का उल्लेख है। मूल रूप से नियोजित अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित होती है और मिश्रित अर्थव्यवस्था पर यह हमारा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व है। इसका जो आरंभ हुआ था वो 1949 से आरंभ होता है, 1948 से शुरू हुआ था 1948 से। इसमें देखिए आंसर डी। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। अब देखिए भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो है देखिए हमारी विकासशील है। इसका आंसर बनेगा हमारा सी। अब भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है। विकासशील अर्थव्यवस्था का उत्पादन का ढांचा, उत्पादन का स्वरूप, उत्पादित वस्तुओं में परिवर्तन होता है और सामाजिक संबंधों में भी विकास के साथ साथ परिवर्तन होता है। तो हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था वो विकासशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा इसका हमारा सी। नेक्स्ट देखिए बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं? अब देखिए इसमें देखिए हमारा आयात निर्यात बंद है, यानी जिस अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात पूर्णतः बंद होते हैं, जिसमें आयात नहीं होता निर्यात, उसे हम क्लोज इकोनॉमी कहते हैं। यानी कि समझिए आप जो है बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसका शेष विश्व से कोई आर्थिक लेन देन नहीं होता है। मतलब क्लोज इकोनॉमी में हमारा जो है विश्व के साथ कोई लेन देन ना हो तो हम उसे एक तरह से जैसे साधारण भाषा में बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। बंद अर्थव्यवस्था में विश्व के अन्य किसी भी देश को न तो निर्यात होता है और न ही वहां से आयात होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है बंद अर्थव्यवस्था का घोतक है, यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था घोतक है। यद्यपि वर्तमान विश्व में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पूर्णतः बंद अर्थव्यवस्था नहीं है। यानी इसका आंसर देखिए हमारा वो बनेगा हमारा बी। नेक्स्ट, भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में नीचे दिए गए भिन्न क्षेत्रों के योगदान का एक सही क्रम हरासमान क्रम है। देखिए अब देखिए जो है ये बनेगा हमारा, देखिए ये बनेगा हमारा ए सेवा उद्योग और कृषि, यानी कि ए आंसर। अब देखिए अगर हम बात करते हैं मतलब ये देखिए वैसे तो देखिए 2006-07 में ऐसे देखिए इसमें जो है हमारा सेवा क्षेत्र का बढ़ता जा रहा है, उसके बाद उद्योग क्षेत्र योगदान है, फिर कृषि क्षेत्र। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा जो है हिंदू समृद्धि दर संबंध किसी भी समृद्धि दर से है। देखिए इसका बनेगा हमारा, देखिए वो बनेगा हमारा जो है हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि से है। देखिए आप जो है जनसंख्या देखिए बनेगा हमारा ये हमारा बी आंसर बनेगा। देखिए अब देखिए हमारा जो है प्रोफेसर राजकृष्ण ने 1981 में
अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन में बोलते हुए हिंदू वृद्धि दर का एक सर्वप्रथम प्रयोग किया था। उनके अनुसार हिंदू परंपरा में जो विकास अनुकूल नहीं है, जिसमें विकास का प्राश्य नहीं दिया गया है, कारण ही भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर 3.5% के आसपास बनी हुई है। यहां पर यह प्रोफेसर राजकृष्ण द्वारा प्रयुक्त हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। मतलब समझिए आपका, देखिए हमारा जो है ये डी आंसर बनेगा इसका, जो है ये हमारा प्रति व्यक्ति आय यानी ये बनेगा, ये नहीं बनेगा हमारा, यानी डी आंसर है। देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का सर्वाधिक योगदान है? अब इसमें देखिए हमारा जो है सर्वाधिक योगदान की बात हो रही है, वो है हमारा तृतीय क्षेत्र यानी कि सी आंसर बनेगा हमारा। अब देखिए तृतीय क्षेत्र की बात करते हैं, इसमें देखिए हमारा जो है जीडीपी में प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्रम से देखिए अगर हम बात करते हैं, देखिए सबसे ज्यादा तो हमारा तृतीय क्षेत्र का योगदान है, उसके बाद द्वितीय, उसके बाद फिर प्राथमिक क्षेत्र का है। आंसर बना हमारा सी। नेक्स्ट, कथन ए, पिछले 15 वर्षों में अर्थव्यवस्था ऊंची औसत सकल राष्ट्रीय उत्पाद वृद्धि दर पहुंच गई है, कारण इस अवधि में बचत अनुपात निरंतर वृद्धि हुई है। देखिए इसका आंसर देखिए हमारा जो है ये बनेगा हमारा ए। आप दोनों सर इसकी व्याख्या कर रहा है, आंसर बन जाता है हमारा ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, निम्न कारणों में से कौन सा कारण भारत में प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम की धीमी बढ़त के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी रहा है? देखिए इसमें बनेगा हमारा ये जनसंख्या में तेज बढ़त, मूल्यों में भारी बढ़त, कृषि और उद्योग क्षेत्र में विकास धीमी गति से, विदेशी विनिमय का अनुपलब्धता, यानी कि हमारा डी आंसर बनेगा। ये आंसर बन जाता है हमारा डी, इसमें डी आंसर बन गया आपका। देखिए अब जो है, अब इसके अंतर्गत देखिए हम जो है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, मूल्य में तीव्र वृद्धि, कृषि औद्योगिक क्षेत्र में अपेक्षाकृत वृद्धि न प्राप्त कर पाना भारत में प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि की दर में प्रमुख बाधक रहे हैं। तो इसका आंसर हमारा डी बन गया। देखिए अब देखिए इसमें जो है इतने ही क्वेश्चन थे, चेक कर लीजिए, आगे फिर मिलते हैं। धन्यवाद।